ऑक्सीजन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था वो ये था कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया था, जिसमें पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे डिस्कस हुआ था, बिगिनिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रल आगे बढ़ के नेजल पैसेज के बाद फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकस फर्दर डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल्स व्हिच एंड्स अप इनटू alveolus. The air sacs are alveolus, जिनका नंबर several thousands होता है each lungs में. lungs को बाहर से प्रोडक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन था, that was called pleura. lungs के नीचे we have a muscular dome shaped partition that's called diaphragm, जो आपके thorax और abdomen के बीच में partition है, जिसके अंदर ये ability होती है कि it may become dome shape से flat and flat से dome shaped. We talked about the phenomena कि how the exchange of gas takes place. This is the pathway of the air कि nostril से होता हुआ ultimately travel करता ऑक्सीजन पहुंचता है alveolus तक. Alveolus is covered by blood capillaries. चारों तरफ से blood capillaries alveolus को घेर के रखते हैं, जहां exchange of gas का काम होता है. Oxygen from the alveolus goes into the blood और blood से CO2 is diffused into the alveolus. जब alveolus भर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो फिर ये बाहर निकलता है वापस सेम पाथवे जिस पाथवे से ऑक्सीजन की एंट्री हुई थी, दैट इज alveolus से बाहर निकलेगा तो ब्रोंकियोल्स में जाएगा, ब्रोंकियोल से बाहर निकलेगा तो ब्रोंकस में जाएगा. ब्रोंकस के लेवल का होता है एक्चुअली, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वो सारी बातें भी हम लोग करेंगे. उससे बाहर निकलेगा तो ट्रैकिया में जाएगा. ट्रैकिया में सी शेप्ड रिंग्स होते हैं, सी शेप्ड रिंग्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज, जो प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो ट्रैकिया है ये प्रोटेक्टेड रहे इवन व्हेन द एयर प्रेशर इज लो इन द ट्रैकिया. हवा ट्रैकिया से ऊपर अल्टीमेटली गोज फ्रॉम द ट्रैकिया इनटू द लैरिंग्स से फेरिंग्स से नेजल पैसेज से नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर. वी हैव द ऑप्शन, हम नाक से भी सांस ले सकते हैं, मुंह से भी सांस ले सकते हैं. बेहतर क्या है नाक से सांस लेना, दो कारणों से. पहला कारण था एयर बिकम्स फिल्टर्ड, दूसरा फिल्टर ही तो हुआ डस्ट पार्टिकल से बचना, दूसरा एयर बिकम्स मॉइस्ट एंड वार्म, मतलब अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन एयर जो है वो ठंडी हवा भी हो सकती है, जैसे इस मौसम में गर्म हवा होती है गर्मी के मौसम में. जब हवा गर्म होती है तो ड्राई भी होती है, तो ड्राई एयर मॉइस्ट हो जाएगा जब हम नाक से नेजल पैसेज से होते हुए एयर को लाएंगे फेरिंग्स में. और इस वेदर में जब बहुत मौसम ठंडा है तो हवा भी ठंडी है, तो ये जो ठंडी हवा है वो थोड़ी वार्म हो जाएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कैसा है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, वो हाई टेम्परेचर है. मौसम बाहर कैसा भी हो, अब हम मुंह से जब हवा बाहर निकालेंगे करके अर्ली मॉर्निंग तो कैसा लगेगा, धुआं निकल रहा है, क्योंकि वो कंडेंस हो जाएगा. गर्म हवा निकलेगा और बाहर का मौसम बहुत ठंडा है तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, कंडेंस, एंड दैट्स हाउ इट अपीयर्स टू बी कि स्मोक निकल रहा है. तो खैर मतलब अंदर का टेम्परेचर गर्म है, बाहर का मौसम कैसा भी रहे. हमने लास्ट में प्रीवियस क्लास में एकदम जो लास्ट का डिस्कशन किया था वो ये किया था कि क्या क्या वॉल्यूम्स हैं. 4 वॉल्यूम्स का नाम आया था, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और तो बेसिकली ये जो वॉल्यूम्स है ना ये कंबाइन होके कैपेसिटीज बनाते हैं. 5 कैपेसिटी है. 5 कैपेसिटी अगर आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम्स के बाद, देखो आपको ना ये टोटल 9 टर्म्स याद होने चाहिए, ये जुड़ा हुआ है 4 वॉल्यूम और 5 कैपेसिटी. क्योंकि वॉल्यूम नहीं पता होगा ना तो कैपेसिटी का कोई लॉजिक समझ नहीं आएगा. वॉल्यूम वो मात्रा है, वो क्वांटिटी ऑफ एयर है. जैसे कि पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग में इनहेल या एक्सहेल कर पाते हैं. जैसे अभी आप रिलैक्स्ड बैठे हैं, हाफ तो नहीं रहे हैं, जोर से सांस भी नहीं ले रहे हैं, आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं. तो इस प्रोसेस में जो एयर क्वांटिटी ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम. और इसका वैल्यू क्या है, 500 मिलीलीटर ऑफ एयर, 500 ml. इसके बाद आता है क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. दिस वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ एयर जो हम फोर्स लगा के जब इंस्पायरेशन करेंगे, इंस्पायरेशन मतलब सांस का अंदर लिया जाना, एक्सपायरेशन सांस का बाहर रिलीज किया जाना, पूरा ताकत लगा के जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. वैल्यू 2500 से 3000 ml. काफी सारा एयर हुआ. देखा जाए तो हम नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ले रहे हैं, उसका 5 से 6 गुना ज्यादा एयर फोर्सफुल इंस्पायरेशन में हुआ. दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. फोर्सफुल एक्सपायरेशन में ये वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम जितना ज्यादा
कर पाते हैं उतना ज्यादा हम फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे अगर तो आधा है, आधा से भी कम है। क्या वैल्यू बनता है इसका? 1000 to 1100। उसके अलावा जो चौथा वॉल्यूम है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये होता है कि उतना एयर तो आपके लंग्स में हमेशा रहेगा भले आप कितना भी जोर से एक्सपायरेशन कर लो। तो दैट वैल्यू बिकम्स 1100 to 1200 ml ऑफ एयर। हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि जो ये लंग्स में एयर होता है ना, ये फ्लोटेशन में हेल्प कर देता है बाद में जाकर के। तो ये जो 4 वॉल्यूम पता है हमें, तो इन्हीं वॉल्यूम्स का इस्तेमाल आता है कैपेसिटी में। 5 कैपेसिटीज हैं। कैपेसिटीज का नाम जरा अपने बुक्स पे देखेंगे ध्यान दे करके। पहला कैपेसिटी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में द वॉल्यूम ऑफ एयर इज उतना जो कि होगा नॉर्मल ब्रीदिंग प्लस जोर। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? क्षमता, है ना। हम ज्यादा से ज्यादा इंस्पायरेशन कितना कर सकते हैं? एक तो टाइडल वॉल्यूम कर ही रहे थे, और बहुत जोर से इंस्पायरेशन करेंगे तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा ना। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब 500 ml प्लस 2500 से 3000 ml, है ना। तो उसका वैल्यू कितना बन गया? 3000 to 3500 ml के आसपास का। कौन सा पहला कैपेसिटी? क्या है ये कैपेसिटी? कि हम पूरी फोर्स लगा करके मैक्सिमम कितना एयर इनहेल कर पाएंगे। आराम से सांस ले रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम तो जा रहा है ना। उसके अलावा जो होगा वो होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये प्लीज याद कीजिएगा लॉजिक के साथ। यही बात एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में भी आ जाएगा कि टाइडल वॉल्यूम में तो 500 ml हम एक्सेल कर ही रहे थे नॉर्मल सांस बाहर छोड़ने में, और फिर जो हम फोर्सफुली एक्सेल करेंगे, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे, तो हमारा कितना और 1000 to 1100 और यस, तो हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थर्ड कैपेसिटी आता है, क्या आता है? गौर से देखो, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था? रेजिडुअल वॉल्यूम था ना, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था? कितना था? 1100 से 1200, है ना। अब यहां पे आता है कि जब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं आप, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो बाहर नहीं आ रहा है ना, वो लंग्स में रह रहा है। पढ़ो जरा थियरी पढ़ो। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी विल बी वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन में कौन सा हवा बाहर आया? सिर्फ टाइडल वॉल्यूम, सिर्फ टाइडल वॉल्यूम बाहर आया ना। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लंग्स में ही है और रेजिडुअल वॉल्यूम भी लंग्स में है, वो तो कभी बाहर आता ही नहीं है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में दैट इज द अमाउंट ऑफ एयर जो नॉर्मल ब्रीदिंग में लंग्स के अंदर रह जाता है। फंक्शनल रेजिडुअल क्यों यूज किया गया यहां पे टर्म? क्योंकि दिस इज द एयर जो कि हमारे लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैस में रोल प्ले कर रहा है। ये फंक्शनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम जोर से सांस बाहर छोड़ेंगे तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में निकल जाएगा। जोर से हम एक्सहेल नहीं करेंगे तो लंग्स में ही रहेगा। और एक और वॉल्यूम कौन सा लंग्स में हमेशा रहता है? रेजिडुअल वॉल्यूम। हाँ, तो दैट बिकम्स फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। उसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी। इसके अंदर आता है कि जब हम, पढ़ो जरा, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ air a person can breathe in after a forced expiration। forced expiration में जोर से आपने सांस बाहर छोड़ा, अब कितना अंदर खींच सकते हो? टाइडल वॉल्यूम तो जाएगा ही जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन में निकाल दिया था वो भी वापस जाएगा, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी जाएगा। और पांचवा कैपेसिटी आता है जिसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, कि लंग्स के अंदर टोटल कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स होल्ड करके रख सकता है। इसमें चारों वॉल्यूम घुसा हुआ है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा ही लंग्स में रहता है। यहां से किसी भी टेस्ट में कोई भी तरह का क्वेश्चन पेपर बने, भले वो आपके 11th का एकेडमिक एग्जाम हो उसके लिए बने, या नीट का पेपर बने, और एग्जामिनर को ये बोला जाए कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्वेश्चन पेपर बनाना है, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर हो ही नहीं सकता जहां इस पार्ट से सवाल ना पूछा जाए। ये इतना इंपॉर्टेंट है। 4 वॉल्यूम, क्या क्या? टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद 1000 to 1100 मिलीलीटर ऑफ एयर एंड रेजिडुअल वॉल्यूम इज। अब हमारे पास आते हैं कैपेसिटीज। कैपेसिटी का मामला ऐसा है कि 5 कैपेसिटी है। पहला कैपेसिटी कहलाता है क्या? टोटल जितनी क्षमता से हम पूरे लंग्स में इंस्पायरेशन कर सकते हैं। नाम में ही क्लियर है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कितना सांस अंदर खींच सकते हैं। तो उसमें क्या क्या शामिल होगा? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मुश्किल है? ऑफ कोर्स एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में भी यही बात आती है, टाइडल वॉल्यूम भी एक्सपायर करेंगे और साथ साथ फिर आता है ये इंपॉर्टेंट टर्म है फंक्शनल रेजिडुअल
कैपेसिटी, ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो लंग्स में रहता है एल्वियोलस में और एक्सचेंज में रोल प्ले करता है, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स, दैट इंक्लूड्स क्या क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये लंग्स में रहेगा अगर हम नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो। फिर ये आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होगा कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया, अब हम कितना इनहेल कर सकते हैं, तो इनहेल में ये तो हमेशा ही जाएगा, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द लास्ट वन इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट द लंग्स कैन होल्ड ओवरऑल। तो इसमें सारे वॉल्यूम शामिल हो जाएंगे, चार तो वॉल्यूम है, क्या क्या, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसका वैल्यू सबका पता है हमें। थियरी आप पढ़ लोगे किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उससे आपने नॉलेज गेन कर लिया। बट औकात टेस्टिंग के लिए आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैस के फिनोमिनास पे आएंगे बच्चों। यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल को ऑब्जर्व करें पहले आप। देखो छोटी सी बात समझो पहले, जो मैं बता रहा हूँ ना, टेबल देखते रहो, नजर आपकी टेबल पे होनी चाहिए और जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। पहला पॉइंट तो ये कि एयर का ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गैस इज द नेम ऑफ द टॉपिक, राइट। एक्सचेंज ऑफ गैस का मतलब होगा कि एल्वियोलस के अंदर ऑक्सीजन है और ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड है। एक्सचेंज होगा मतलब एल्वियोलस अपना ऑक्सीजन दे देगा ब्लड को और ब्लड से क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज ऑफ गैस होगा मेम्ब्रेन के आर पार, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। जब किसी मेम्ब्रेन से कोई गैस का मॉलिक्यूल इधर से उधर चला जाए, दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। अब यहां पे जो बात है वो ये है कि किसी भी तरह का डिफ्यूजन या किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट दो फॉर्म में होता है। एक को बोलते हैं आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक को बोलते हैं आप पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जिसमें एटीपी या एनर्जी खर्च होकर के खींच करके लाया गया, ताकत लगा करके। और पैसिव ट्रांसपोर्ट उसको आप बोलते हैं जिसमें अपने आप एक साइड से दूसरे साइड कोई चीज ट्रांसफर हो गया बिना एनर्जी एक्सपेंडिचर के। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी या एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट तब होगा जब एक साइड कोई चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है और दूसरे साइड बहुत कम है। जब एक साइड कोई चीज ज्यादा होगा क्वांटिटी में या किसी भी मॉडलिटी में, तो उसको आप बोलेंगे इट इज एट हायर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का एक्चुअली मतलब होता है डिफरेंस। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। मान लीजिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहां मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है यहां पे एक पतला सा, और मेम्ब्रेन के इस साइड ऑक्सीजन है। जहां पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का मान लीजिए 90 और इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 40। इस मेम्ब्रेन के इस पार पार्शियल प्रेशर का वैल्यू क्या है 40, इधर mm ऑफ Hg, ठीक है। प्रेशर को मेजर करते हैं हम लोग मिलीमीटर पर Hg में। तो यहां पे ऐसा होगा कि इस मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस साइड से इस साइड अपने आप ट्रांसफर होता रहेगा जब तक के बराबर ना हो जाता है। 90 से इधर 10 गया, इधर कितना हो गया 50, इधर 80, 10 और गया, इधर कितना हो गया, इधर कितना, इधर 5 और गया, इधर अभी भी ट्रांसफर होगा क्या। अब यहां पे ग्रेडियंट का वैल्यू क्या हो गया, 0, ग्रेडियंट 0। बट शुरू में कितना ग्रेडियंट था, 90 और 40 में कितना ग्रेडियंट था, कितना ग्रेडियंट था, कितना ग्रेडियंट था, कितना ग्रेडियंट था। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। इधर 90 इधर 40, ग्रेडियंट कितना 15। इधर 90 mm of Hg is the partial pressure of oxygen, इधर 40 mm of Hg is the partial pressure of oxygen। डिफरेंस कितने, 50 mm of Hg का 10 हुआ, तो डिफरेंस कितना हो गया, इधर कितना हो गया 50, इधर कितना हो गया। इनिशियली डिफरेंस कितना था, ग्रेडियंट कितना था 90 और 40 है मेम्ब्रेन के इधर, तो ग्रेडियंट कितना है। जब 10 mm of Hg का प्रेशर कम हो गया ऑक्सीजन के ट्रांसफर होने से, तो इधर 40 से अब 50 हो गया और इधर 90 से अब 80 और 50। ग्रेडियंट कितना, 10 और ट्रांसफर हो गया, इधर कितना हो गया, अब इधर ग्रेडियंट कितना 50 से 30 हुआ, 30 से सीधा 10 हो गया ना, 70 और 60। ग्रेडियंट कितना हुआ 10 का ना, 5 और ट्रांसफर हो गया, तो ग्रेडियंट कितना हो गया, अब ट्रांसफर होगा क्या
इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। हमारे बॉडी में जो गैस का ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि अभी आप बैठे हुए हैं मुझसे बात कर रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, आपका ध्यान इस बात पे है क्या कि ऑक्सीजन इनहेल भी करना था। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बॉडी में हो रहा है कैसे? पैसिवली, इनवॉलेंटरीली, पैसिवली। आपको जब जोर से सांस लेना पड़ेगा ना, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करोगे ना तो ताकत लगा करोगे, बट ऐसे जो एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है? पैसिवली। ताकत लगाना इज एक्टिवली। तो अब हम लोगों को एक टेबल में ये बताया गया है, ध्यान से पढ़ो, कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, यही दो चीज का एक्सचेंज होगा। कहां कहां से होता है शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर में, बाहर, वहां से फिर एल्वियोलस का पार्शियल प्रेशर चेक करेंगे। अगर एल्वियोलस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है और बाहर ज्यादा है तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर अपने आप ट्रांसफर होकर आएगा, आपको खींचना भी नहीं पड़ रहा ऑक्सीजन। वी आर नॉट एक्चुअली फोर्सफुली इनहेलिंग, ये ना अपने आप जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि देयर इज अ पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस। फिर एल्वियोलस के अंदर ऑक्सीजन आया। अब हम ब्लड में देखेंगे, ब्लड में वही वो ब्लड जो ब्लड वेसल में एल्वियोलस के चारों तरफ मौजूद है। एल्वियोलस के चारों तरफ ब्लड वेसल है, अब उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। देखो प्लीज लॉजिक समझो, अभी हम लोग पढ़ेंगे पर ध्यान से समझो। बाहर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, एल्वियोलस में, तभी तो बाहर से एल्वियोलस में आ गया एयर। अब एल्वियोलस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई इन कंपैरिजन टू द ब्लड। वो ब्लड कौन सा वाला ब्लड? जो पल्मोनरी वेन में है, पल्मोनरी आर्टरी में, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना, इसमें ऑक्सीजन कम है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन बहुत कम है। एल्वियोलस में भी ऑक्सीजन आया है तो प्रेशर बढ़ गया ऑक्सीजन में। हाई प्रेशर इन एल्वियोलस, लो पार्शियल प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी, तो ऑक्सीजन जाएगा एल्वियोलस से इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, मतलब ब्लड वेसल में। अब वहां पे गया ब्लड, ऑक्सीजन गया तो अब ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। ये जो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट से वो लंग्स में जाता है ना। अब हम लोगों को देखो, सबसे पहले एटमॉस्फेयर देखा हमने, फिर एल्वियोलस देखा हमने, फिर ब्लड। अब ब्लड से ही ऑक्सीजन टिश्यू में जाएगा, तो टिश्यू का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड से भी कम होगा, तभी तो ब्लड से निकल के जाएगा टिश्यू में। तो हम लोगों को ना ये टेबल देखना है, एक साइड उसमें ना मेंशन होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, स्मॉल पी से क्या रिप्रेजेंट होगा? पार्शियल प्रेशर। और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे देखो यहां पे 1 2 3 4 5 चीजों में बताया गया। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर, ऑक्सीजन देखो, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है बच्चों? 159 mm ऑफ Hg, ठीक है, mmHg ये यूनिट होगा। यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर विल बी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, Hg। Hg is symbol of mercury. तो 159 is the value of partial pressure of oxygen in atmosphere, लेकिन एल्वियोलस में कितना है? 104। कितना का फर्क है? Gradient is of 55। अब एल्वियोलस में 104 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 40। कितना का फर्क है? 64। अच्छा खासा फर्क दिख रहा है ना। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, लेकिन जब इसमें ऑक्सीजन घुस गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 95। लेकिन टिश्यू में कितना है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में चला जाएगा, पार्शियल प्रेशर हाई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में लो है टिश्यू में। 159 104 40 95 40। CO2 देखो जरा, CO2 को समझ लो, लॉजिक से समझ लो कि बाहर CO2 बहुत कम है, अब हमारा CO2 अंदर से बाहर निकल रहा है ना, तो हाई प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। जैसे सबसे पहले आप देखो टिश्यू से हमारे टिश्यू में ही CO2 बनता है। CO2 बनता है टिश्यू में ना, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ATP की फॉर्मेशन में बाई प्रोडक्ट CO2 है ना। तो 45 था टिश्यू में, बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम था, 40 था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 था, तो एल्वियोलस में 40 था। अब एल्वियोलस में 40 है, लेकिन बाहर तो बहुत कम CO2 है ना। बाहर इस हवा में 98% 78% तो नाइट्रोजन है, बाकी जो 1% है इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें CO2 भी है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बहुत थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, कितना? 0.3%। और एल्वियोलस में कितना?
परसेंट नहीं, सॉरी परसेंट नहीं, mm of Hg, प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर ऑफ CO2 परसेंटेज पे डिपेंड करता है एक्चुअली। तो एल्वियोलस में 40 है mm Hg प्रेशर है, बहुत हाई प्रेशर है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर। तो अपने आप निकल के आएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हमें फोर्सफुल एक्सलेशन नहीं करना पड़ता है CO2 बाहर निकालने के लिए, CO2 अपने आप बाहर निकल जाता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की वजह से। ऑक्सीजन के लिए 5 डेटा, CO2 के लिए 5 डेटा, 10 डेटा याद करना है। ऑक्सीजन का देखो सबसे पहले कहां सीक्वेंशियली कैसे शुरू होता है, एटमॉस्फेयर, फिर एल्वियोलस, फिर कौन सा वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, फिर तो ऑक्सीजन की बात पहले करें, बाहर बहुत हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना 159, एल्वियोलस में कितना 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में एंड टिश्यू में 159, 104, 40, 95, 40। CO2 का पार्शियल प्रेशर 0.3, फिर एल्वियोलस में 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और टिश्यू में ये तो आसान है ना 40, 45, 40, 45। पहला वाला वैल्यू बहुत कम। यही थियोरी यहां समझाया गया आपको, ठीक है, जिसको आपको एक बार खुद से रीड करने की रिक्वायरमेंट होगी। कंसेप्ट ये है कि हाई पार्शियल प्रेशर से एयर का फ्लो लो पार्शियल प्रेशर की तरफ अपने आप हो ही जाएगा। मुश्किल है। हम लोगों को जो दूसरी चीज सीखनी है अभी वो ये है कि आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 188 पे, मतलब नए बुक्स में 273 है पुराने बुक्स में। यहाँ पे 2 डायग्राम है। ऊपर वाला डायग्राम इसी बात को बता रहा है जो टेबल में मेंशन था कि एल्वियोलस में पार्शियल प्रेशर कितना है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, टिश्यू में कितना है, और कारण आप ये समझ पाएंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैस क्यों हो पा रहा है, वो भी इनवॉलेंटरीली। इनवॉलेंटरी मतलब जिसपे हमारे ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब हम चाह के विलिंगली वी डोंट डू दैट, ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज बीइंग डन इनवॉलेंटरीली, मतलब जिसपे हमारा ब्रेन का कोई डायरेक्ट रेगुलेशन नहीं है कि हम चाह करके इनहेलेशन करेंगे जोर से, तो ये वॉलेंट्री एक्टिविटी हुई, हम नहीं ब्रीद इन कर रहे, अपने आप एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इनवॉलेंट्री। दूसरी चीज जो एक और डायग्राम इस पेज पे आपको दिख रहा है, इसको समझना है, यहां से क्वेश्चन है नीट में। डायग्राम को गौर से देखेंगे फिर इसका थ्योरी पढ़ेंगे, गौर से देखेंगे, 3 परत देखेंगे। देखो ध्यान से समझो, 3 लेयर है। सबसे पहले ये है एल्वियोलस, ऐसे हजारों एल्वियोलस हमारे लंग्स में। इस एक एल्वियोलस पे ना ये यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, सिंगल लेयर सेल है, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स हैं। यहाँ पे आपको सेल दिखाया गया बहुत सारा, स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ है हमारा एल्वियोलर वॉल। एल्वियोलस की जो दीवार है ना, एक सिंगल सेल एपिथेलियम से बना हुआ है। ये है ब्लड वेसल, इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा में फ्लोट करते हुए इसमें फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड वेसल, ये क्या है हमारा एल्वियोलस, ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन है एक्चुअली, ये है एल्वियोलस। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे हमारा ये मेम्ब्रेन जो येलो कलर का मैंने बनाया, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां मौजूद ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के यहां आता है, तब जाके हमारा डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनने के लिए इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को इन मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके यहां आना होता है। कितने मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन, एक एल्वियोलस का मेम्ब्रेन, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा एंडोथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ दिस ब्लड वेसल। कौन सा, एंडोथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ दिस ब्लड वेसल। इस थियरी को पढ़ेंगे जरा नए बुक में, पेज में 188 पे। आपको टेबल के बाद से शुरू करना है। सिमिलरली एक वर्ड आता है टेबल से पहले, तो वो लाइन वहीं से कंप्लीट होगा। सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। उसके पहले ग्रेडियंट किसकी ऑक्सीजन के ग्रेडियंट की बात की जाए। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस। ये बात समझ आई ना आपको कि बाहर ऑक्सीजन हाई प्रेशर में है, एल्वियोलस में कम प्रेशर में है। यही कारण है कि बाहर से ऑक्सीजन अपने आप एल्वियोलस में जाएगा। एल्वियोलस में हाई प्रेशर में है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम प्रेशर है, इसी कारण से ऑक्सीजन एल्वियोलस से ब्लड में जाएगा। फिर ब्लड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हाई प्रेशर है ऑक्सीजन का, और टिश्यू में है ना, यही बात समझाया जा रहा है। थियरी आप पूरा पढ़ लेंगे कि सिमिलरली ग्रेडियंट इज प्रेजेंट इन carbon for carbon dioxide in the opposite direction, that is from the tissue to the blood. High blood pressure, high CO2
टिश्यू में, ब्लड में कम, हाई ब्लड में, एल्वुलस में कम, हाई एल्वुलस में, एटमॉस्फेयर में कम, तभी तो उधर की तरफ जाएगा तक और बाहर निकल पाएगा CO2. As the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to that of oxygen. ये लाइन दोबारा पढ़ो, मीनिंग पता है आपको इसका? As the, दोबारा पढ़ो ध्यान से, as the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of oxygen, amount of CO2 that can diffuse through a diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to oxygen. क्योंकि हमने देखा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस बहुत हाई था ना, कितना हाई था? 159 था एटमॉस्फेयर में, तो एल्वुलस में कितना था? ग्रेडियंट कितना था? 55 का. फिर हमने देखा एल्वुलस और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी डिफरेंस था, कितने का? लेकिन हम CO2 का पार्शियल प्रेशर का ग्रेड बहुत कम कम पाते हैं, 5 का सिर्फ डिफरेंस था. किसमें? टिश्यू और ब्लड में. समझ रहे हो बात? बोल क्या हो रहा है, समझ रहे हो? 45 था टिश्यू में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था? सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 था. 40 था ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड में 45 था. 45 टिश्यू में, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, 5 का डिफरेंस था. फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, एल्वुलस में कितने का डिफरेंस? एल्वुलस और एटमॉस्फेयर में अच्छा खासा डिफरेंस था, 40 और 0.3 का. लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बड़ा कम कम डिफरेंस था. लेकिन बोला यह गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है ना ब्लड में, वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कितना टाइम ज्यादा है? 20 से 25 टाइम्स हायर. तो कम पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस में भी बहुत ज्यादा डिफ्यूजन कर लेता है. कौन? कार्बन डाइऑक्साइड. ये बात समझ आई आपको? ये लाइन दोबारा प्लीज पढ़ लीजिए. As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen. The diffusion membrane is made up of 3 layer. ये जो हमने यहाँ पे बात की, 3 major layer. क्या क्या नाम है इनका? पहला है thin squamous epithelium of alveoli, ठीक है, जो येलो कलर से दिख रहा है आपको. ब्लू था एक्चुअली, बाद में येलो हो गया, कोई बात नहीं. उसके बाद क्या बोला गया? एंडोथीलियम ऑफ alveolar capillaries, ब्लड वेसल कैपिलरीज जो एल्वियोलस को चारों तरफ से घेर के रखते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज. तो ये रहा एंडोथीलियम, ये वाला. ये सेल्स कौन से होंगे? एंडोथीलियल सेल्स. बहुत सारे सेल से मिलके मेम्ब्रेन बना है. और तीसरा क्या, इन दोनों के बीच में क्या आता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब डिफ्यूजन यूनिट पे क्वेश्चन आया नीट में, डिफ्यूजन यूनिट में कौन कौन से 3 मेम्ब्रेन है? तो हमारा जवाब होगा स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलस, फिर सीक्वेंशियली उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद एंडोथेलियल सेल्स ऑफ alveolar capillaries. The diffusion membrane is made up of 3 major layers, namely the thin squamous epithelium of alveoli, endothelium of alveolar capillaries, and the basement substance composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and basement membrane surrounding the single layer of endothelial cells of capillaries in between them. However, ये तीनों जोड़ के भी इतना पतला है कि ये 1 mm भी नहीं है, आपके बाल के थिकनेस के बराबर इतना पतला है. तभी तो इतनी आसानी से एक्सचेंज होके गैस का मॉलिक्यूल इसको चीरता हुआ आर पार हो जाता है पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से. एल्वियोलस से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में चला आता है. यस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, और एल्वियोलस में 40, 5 का ही डिफरेंस है ना. लेकिन सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है CO2 की. किसमें? ब्लड में. किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. कितना हाई? 20 से 25 टाइम्स हायर. पढ़ेंगे लास्ट लाइन. देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ oxygen from alveolus to tissues and that of carbon dioxide from tissues to the alveolus. और यही कारण है कि हमारे बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाता है.
मेन कारण फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस क्या हुआ फिर? अगर आपसे एक वर्ड में, एक लाइन में पूछा जाए कि मेजर रीजन क्या होगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस, क्या जवाब देंगे आप? मेजर रीजन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस क्या होगा? ग्रेडियंट ऑफ पार्शियल प्रेशर होगा ना, जो डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर का, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ ही तो हो रहा है ना पैसिव ट्रांसपोर्ट किसी भी चीज का। ऑक्सीजन जा रहा है इस साइड से इधर टिश्यू तक एल्वेओलस से, या एटमॉस्फेयर से टिश्यू तक। हवा में मौजूद ऑक्सीजन मेरे सेल में घुस गया ना, कैसे घुस गया? स्टेप बाय स्टेप पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आता चला गया और टिश्यू से निकल के CO2 बाहर चला गया। तो मेजर रीजन क्या होगा? ग्रेडियंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। लास्ट टॉपिक जो है बच्चों इस चैप्टर का वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। लास्ट टॉपिक तो नहीं, ठीक है, इसमें डिसऑर्डर वगैरह भी आएगा, तो हम लोग कल का भी टाइम हमारे पास है इस टॉपिक के लिए, कल इसको हम लोग खत्म करेंगे। अब बाकी स्टार्टिंग का सारा थियोरी एनसीईआरटी का पढ़ के आओगे। तो मान लीजिए ऐसा सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि आपको दिल्ली जाना पड़ा एकदम अकेले फॉर सम रीजन, या पापा मम्मी के साथ भी आप गए, तो सब कोई पहली बार दिल्ली गया, ठीक है, जल्दी जल्दी से आपको पहुंचना पड़ा, फास्ट जल्दी से। काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज मिलता है ये आप अपने रैंक के हिसाब से भरते हैं। उसके बाद जब कंफर्म हो जाता है कि ये वाला कॉलेज मिला, तो आपको 3-4 दिन के अंदर रिपोर्ट करना होता है, फिजिकली आपको खुद से जाना पड़ता है, कॉलेज पहुंचना पड़ता है। अब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली पहुंचने के आपके पास 2 मेजर ऑप्शंस, या तो आप फ्लाइट से जाएंगे तो आप रांची से इंदिरा गांधी टर्मिनल पे उतरेंगे, वहाँ पे अलग अलग टर्मिनल से एयरपोर्ट के, तो वहाँ पे आप पहुँचेंगे और वहाँ पे फिर आप वहाँ से कॉलेज जाएंगे। या तो आप ट्रेन से अगर जाते हैं तो कोडरमा से या बड़का खाना से आपने ट्रेन लिया और फिर अगले दिन आप दिल्ली पहुँचते हैं। तो समहाउ द अदर आप दिल्ली पहुँचते हैं पहली बार, कोई आइडिया नहीं है आपको दिल्ली का, पहले से आप नहीं गए, ठीक है। आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं अगर ट्रेन से, अगर आप गए हैं। अब वहाँ से आपको जाना है, या तो हम लोग 2 कॉलेज की इमेजिनेशन कर लेते हैं। एक है लेडी हार्डिंग कॉलेज, जो लड़कियों का इंडिया का बेस्ट कॉलेज है, बट एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर गर्ल्स, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। गूगल सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा। रैंक 1 मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया इज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, MAMC, ये भी न्यू दिल्ली में है। एम्स तो है ही न्यू दिल्ली में, VMC भी न्यू दिल्ली में है, वर्धमान मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज के नाम से जिसको आप जानते हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज, सारे बड़े बड़े कॉलेज दिल्ली में। कोई भी कॉलेज किसी को मिल जाता है अगर, तो ये कॉलेज पहुंचने के लिए अगर आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे या तो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, अब वहां से आपके पास कॉलेज पहुंचने के 3 रास्ते हैं। मान लीजिए किसी को मौलाना आज़ाद मिल जाता है, मौलाना आज़ाद मिलता है टॉप 100 वाले बच्चों को, ऑल इंडिया टॉप 100 रैंक में जो बच्चे होते हैं ना, उन्हीं को MAMC मिल पाता है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मिल पाता है। वरना उसके नीचे वालों को तो फिर उसके नीचे नीचे रैंकिंग के हिसाब से कॉलेजेस मिलते हैं। एम्स या मौलाना आज़ाद आसपास में ही है, आपको अगर मिलता है तो आपको रेलवे स्टेशन अच्छा मानते हैं तो एयरपोर्ट मानते हैं, रेलवे स्टेशन क्यों माने? तो आपको महिपालपुर में रेलवे स्टेशन है, सॉरी एयरपोर्ट है, वहां से आपको जाना होगा एक अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल करके साउथ दिल्ली, जहां साउथ एक्सटेंशन जोन कहते हैं, वहां पे एम्स है। वहां से जो दूरी होगी वो दूरी है तकरीबन 16 से 18 किलोमीटर की। दिल्ली बहुत बड़ा है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता है आपको। आप थोड़ा रिसर्च करके गए थे और आपको ये पता चला कि वहां पहुंचते हैं जब आप, तो आपके पास यूजुअली 3 ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शन है? 3 मैं बताता हूं आपको। एक ऑप्शन है कि आप आराम से टैक्सी लो, उबर ओला कुछ भी, टैक्सी वाले को बताओ कि हमको फला फला जगह जाना है। आपको दिल्ली नहीं पता, टैक्सी वाले को तो पता है दिल्ली का रास्ता, वो आपको वहां से उठा करके सीधा कॉलेज के गेट पे या कॉलेज के कैंपस में उतारेगा। एक रास्ता ये हो सकता है टैक्सी लेना। दूसरा रास्ता होता है जो दिल्ली में सबसे फेवरेट और आसान मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो है मेट्रो। यू टेक मेट्रो ट्रेन्स, जो एयरपोर्ट से ही आपको हर जगह के लिए अलग अलग ब्रांचिंग होती है, अलग अलग लाइन्स हैं, येलो लाइन, रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, मैजेंटा लाइन, ब्लू लाइन। आपको डायरेक्शंस पता होगा, थोड़ा बहुत गूगल सर्च करोगे कौन सा लाइन लेना है, ताकि आप आसानी से मेट्रो ले सकते हो। तीसरा ऑप्शन होता है जो वहां पे बसेस होते हैं,
DTC बसेस, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बसेस होते हैं, फुल AC बसेस होते हैं, आप उससे भी जा सकते हैं, लेकिन आपको बस का नंबर पता होना चाहिए, ये कौन सी बस कहाँ जाती है और कहाँ से होते हुए जाती है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। 3 बेसिक ऑप्शंस हैं। मेट्रो में आपको हो सकता है कि कभी अगर आप नहीं गए तो आपको थोड़ा हेजिटेशन लग सकता है कि कौन सा मेट्रो कहाँ उतरेगा, वहां से कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, बहुत झिकझिक है, कंफ्यूज हो गए, कहीं और पहुंच गए, कोई उल्लू बना दिया तो आप 2 ऑप्शन चुनना प्रेफर कर रहे हैं, बस रोड का रास्ता आसान से, या तो टैक्सी। टैक्सी वाला बहुत पैसा मांगेगा, 18 किलोमीटर के लिए टैक्सी वाला का जो बिल बनेगा ना, जो उसके मीटर पे आएगा या आपको ओला उबर पे आएगा, 800 से 1000 रुपए के आसपास आएगा। तो इतना पैसा कौन देगा? मतलब डिपेंड करता है, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। तो आपके पास ये ऑप्शन है, या तो आप टैक्सी लेंगे, अगर आप एक्सपेंडिचर बहुत प्रॉब्लम नहीं है तो आप टैक्सी लेंगे, वरना आप बस ले सकते हैं। ये तब की बात है जब आप हजारीबाग से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से आपको जाना है कॉलेज। अब आप 1 हफ्ता दिल्ली में रुके या 4-5 दिन रुके, आप कॉलेज पहुंच गए, आप टैक्सी लेके पहुंच गए फॉर एग्जाम्पल। ज्यादातर लोग टैक्सी लेके ही चले जाएंगे, इतना दूर जब पैसा खर्च करके गए, इतनी खुशी की बात है, मेरा बच्चे का सिलेक्शन हो गया, 1000 रुपया लगेगा, लगने तो कोई बात नहीं, आराम से जाएंगे बैठ करके, इजी भी पड़ेगा, थोड़ा आसानी भी पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो ज्यादातर लोगों ने ये ऑप्शन लिया टैक्सी वाला। लेकिन जब आप 3 दिन 2 दिन कॉलेज का काम हो गया, घूमना फिरना, थोड़ा आपको लगा दिल्ली गए, तो अब तो एग्जाम दे के गए, पूरा फ्री होके गए, थोड़ा बहुत घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, कपड़े खरीदेंगे और भी सामान खरीदेंगे। पापा भी बोले जो बेटा लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज क्वालिफाई करके पहुंचे हो तो सरकारी कॉलेज में पढ़ने का तो कोई खर्चा नहीं होने वाला, ना के बराबर, नेग्लिजिबल एक्सपेंडिचर है। तो पापा भी खुशी से उड़ा रहे हैं, अच्छा खाना पीना खाओगे वहां। तो जब 4-5 दिन आप दिल्ली में रह लिए तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया ये लग गया कि टैक्सी तो बहुत लूटता है भाई, मेट्रो तो बहुत सस्ता पड़ता है, बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब 4-5 दिन में किसी ने सजेशन वगैरह दिया, पूछ पूछ के, गूगल सर्च वगैरह कर करके रास्ता वास्ता आप सीख गए, तो आपको समझ में आया कि जितनी दूरी में टैक्सी में 800 रुपए का खर्चा था, 25 रुपए में मेट्रो में पहुंच रहे थे आप। तो आप मेट्रो से थोड़ा एक्वेंटेन हो गए। पहली बार आपको झिझक था कि कहां उतरना है, मेट्रो एकदम ऑटोमेटिक गेट खुलेगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, नहीं निकल पाए तो अंदर फंस जाओगे, फिर अगले स्टेशन पे खुलेगा गेट, तो इसे आपको झिझक था पहली बार। बट 2-3 बार जब ऐसा आपका हो गया, 3-4 दिन गुजर गया, तो अब आप थोड़ा एक्वेंटेन हो गए। बस का भी ऑप्शन है, नंबर का भी, अगर आपको क्लैरिटी रहेगा। तो अब आपको वापस लौट के आना है, आपने एडमिशन करा लिया, 1 महीने के बाद आपका क्लास स्टार्ट होगा, आपको सारे ID आई कार्ड वाई कार्ड सारा डॉक्यूमेंट वगैरह कॉलेज से मिल गया। अब सितंबर में आपका क्लास स्टार्ट होगा, तो 1 महीना वहां क्या करोगे, घर आओगे ऑफ कोर्स वापस। अब आपको कॉलेज से एयरपोर्ट जाना है। अब जब कॉलेज से एयरपोर्ट जाना है और आपके दिमाग में वो सारे कॉन्सेप्ट्स या फिर क्लैरिटी बैठ गई है कि बस और मेट्रो का एक्सपेंडिचर बहुत मिनिमल है, तो टैक्सी लेना बेवकूफ़ी है। वो भी तब जब बहुत लगेज तो लेके आप गए नहीं थे, अभी तो खाली रिपोर्टिंग के लिए गए थे ना, तो भारी भारी बैग वैग बहुत ज़्यादा तो है नहीं आपके पास, लेकिन शॉपिंग वॉपिंग की होगी, थोड़ा बहुत लगेज हो गया होगा। आने के टाइम तो बिल्कुल लगेज नहीं था, एक छोटा सा बैग था जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स थे, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, नीट का रिजल्ट, एडमिट कार्ड, जो ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे। तो आपने वापस लौटने में इजी रास्ता चुना। अब आपको बस का नंबर भी पता है, क्योंकि आपने लोकल लोगों से पूछ लिया, कॉलेज में गए तो वहीं पूछ लिया एयरपोर्ट जाने के लिए कैसे क्या करें। तो टैक्सी से जाने वालों का नंबर बहुत कम हो जाएगा। अब बस और मेट्रो वाला ऑप्शन ज्यादा आसान है, क्योंकि वो डायरेक्टली एकदम वहीं पे पहुंचा रहा है, कहीं आपको भटकना नहीं पड़ रहा है। ये कहानी क्यों सुना रहा हूं मैं आपको ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उससे ये जुड़ने वाला है। टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैस के ट्रांसपोर्ट की बात यूं कि बाहर से जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो वैसा है जैसे कि आप हजारीबाग से पहुंचे हैं दिल्ली, तो आपके पास अब एयरपोर्ट से कॉलेज जाना है, ऑक्सीजन को लंग से बॉडी के टिश्यूज में जाना है। आपका शरीर दिल्ली है मान लीजिए, या कोई भी सिटी है, और रोड क्या है, ब्लड वेसल्स। टैक्सी क्या है, RBC। ऑक्सीजन आप हैं पैसेंजर जो टैक्सी में बैठेंगे। किस पे बैठेंगे? या तो मेट्रो में बैठेंगे या तो बस में बैठेंगे।
तो आप जब दिल्ली पहुंचे हैं तो आपने दो रास्ता चुना था, थोड़ा सा आइडिया था, थोड़ा बहुत, तो आपने मेट्रो ले लिया था। कोई पहले से रहता है, कोई बता दिया आपको वहां पे ऐसे ऐसे कर लेना, वरना आप ज्यादातर लोगों ने क्या किया था, टैक्सी लिया था। एक टैक्सी में कितने लोग बैठ सकते हैं ड्राइवर के अलावा? यूजुअली 4, ड्राइवर के बगल में 1, पीछे 3। आपका हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है वो टैक्सी ड्राइवर है, क्योंकि उस टैक्सी में एक साथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है। तो आरबीसी मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन को एयरपोर्ट से लेके कॉलेज जा रहा है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल जोड़ना शुरू करो। आरबीसी मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन को एल्वियोलस से लेकर के बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचा रहा है। बाकी मेजॉरिटी का मतलब 70% के आसपास, बाकी 30% लोग क्या कर रहे थे, मेट्रो ले रहे थे। तो बाकी 30% लोग या बाकी का जो ऑक्सीजन बचा वो जाएगा प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में? प्लाज्मा में। अब हम लोग इसको सिंपल कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। बॉडी के अंदर 2 ही गैस की बात है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन है जो बाहर से एल्वियोलस में गया और एल्वियोलस से बॉडी के टिश्यूज में गया, और कार्बन डाइऑक्साइड है जो टिश्यू में बना है, वहां से निकल के वो एल्वियोलस तक आएगा। हाँ ना? एल्वियोलस है एयरपोर्ट, बॉडी टिश्यू है कॉलेज कैंपस। तो एल्वियोलस से टिश्यू या एयरपोर्ट से कॉलेज कैंपस का ट्रांसपोर्ट एक बार ऐसे हो रहा है, फिर एक बार ऐसे हो रहा है। ऐसे ऑक्सीजन जा रहा है, ऐसे एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं आप, ऐसे आ रहे हैं एज अ मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट, क्योंकि एडमिशन हो चुका कॉलेज में। अब तो आई कार्ड लेके आए हो आप लेडी हार्डिंग का, MAMC का। अब तो अंदर अंदर मन में DR डॉट लगाना भी शुरू कर दिया आपने नाम के आगे। ऑफिशियली लगाएंगे आप इंटर्नशिप खत्म होने के बाद, बट अंदर अंदर तो लग गया मन में। और कोई कॉलेज में घुस गया तो लग के तो निकलेगा, ये तो श्योर है। तो अब रिटर्न जाने टाइम आप O2 थे, रिटर्न आ रहे हैं CO2 बन के, ये C ऐड हो गया O2 में। तो जाने के टाइम आप जाने का, ऑक्सीजन के जाने का 2 रास्ता, 2 ऑप्शन, टैक्सी पे बैठ के या फिर मेट्रो में। तो अब इसको हम लोग कैसे जोड़ रहे हैं? या तो आरबीसी पे अटैच होके या फिर प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में। वापस आने के टाइम थोड़ा आप मच गए, 1 हफ्ता रुके थे दिल्ली में, आपको आइडिया लग गया बस का भी ऑप्शन है, मेट्रो का भी ऑप्शन है, और टैक्सी का तो ऑप्शन है ही। बट वापस आने में टैक्सी बहुत कम लोग लेंगे, बस और मेट्रो ज्यादा इजी ऑप्शन है। तो अब समराइज करके पढ़ेंगे इसको। मैंने क्या क्या बोला, मैं दोबारा बता रहा हूं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एल्वियोलस से टिश्यूज तक होना है, ब्लड के अंदर ही ऑफ कोर्स। अब ब्लड में आरबीसी लेके जाए या फिर प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में जाए, ये 2 ऑप्शन में जाएगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ऐसे होगा। CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा 3 फॉर्म में, आरबीसी पर, टैक्सी में, ठीक है, प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में, या तीसरा ऑप्शन उसके पास आ गया है बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, या बस ऐड हो गया यहां पे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ऊपर का जो पहला पैराग्राफ है ना, इसी में ये पूरी कहानी क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आनी चाहिए। पढ़ना शुरू करेंगे। ब्लड इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी नजर आपके बुक पे है देखो एनसीईआरटी का ये नया डेटा जो है, इसको वैसे अब्सॉर्ब करेंगे। 70% नहीं, इन्होंने 97% लिख दिया है, मतलब कि ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग जो दिल्ली के बाहर वाले हैं ये क्या लेंगे, टैक्सी। 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड। आरबीसी को टैक्सी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक आरबीसी पे कितना ऑक्सीजन अटैच होगा, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। About 97% of oxygen is transported by RBC in the blood. Remaining 3% of oxygen is carried in dissolved state through the plasma. मुश्किल है? बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ो। यहाँ पे 3 ऑप्शन होगा। 20 से 25% of oxygen is transported by RBC. 70% of it is carried as bicarbonate, and about 7% of it is carried by CO2 is in the dissolved state in plasma. Bicarbonate, plasma और RBC. CO2 के लिए 3 ऑप्शन है, O2 के लिए 2 ऑप्शन है। दोबारा पढ़ो प्लीज एक बार इसको। ये डेटा कम से कम याद होना चाहिए। 97% 3% वाला, ठीक है, 20 से 25%, देन 70%, देन 7%। चलो
तो बाकी बातें हम लोग कल करेंगे, जिसमें डिसऑर्डर्स और ये जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म अभी हम लोगों को डिस्कस करना है, और दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर टुमारो. चलो, थैंक यू एवरीवन.